वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नेम क्या है, ओलिगोपोली मार्केट क्या होती है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसके क्लासिफिकेशन क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ओलिगोपोली का जो मतलब होता है वो क्या होता है। ओलिगोपोली ओलिगोपोली जो वर्ड है ये क्या है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। इसका मतलब ओलिगोपोली, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, ठीक है। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, पोली का मतलब होता है कंट्रोल। जब मार्केट की एक ऐसी सिचुएशन जिस पर क्या है, कुछ फ्यू सेलर का क्या है, कंट्रोल है, ठीक है। द ओलिगोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर आर फ्यू लार्ज फर्म, थोड़ी सी फर्म होंगी लेकिन क्या होगा, उनके पास मार्केट जो है बहुत ज़्यादा होगी, वो कैप्चर ज़्यादा करेंगी। वो या तो उनका प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है या फिर उनका प्रोडक्ट क्या होता है, डिफरेंशिएटेड होता है। तो ओलिगोपोली मार्केट क्या होती है, एक ऐसी मार्केट जहां पर फ्यू सेलर होंगे लेकिन उनके पास लार्ज मार्केट का शेयर होता है। और क्या होता है, मार्केट का शेयर होता है, उनका प्रोडक्शन या तो होमोजीनियस होता है और या फिर हेट्रोजीनियस होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कार मार्केट लगा लो, उस पर किसका जो है कौन ज़्यादा सप्लाई करता है, आप लगा लो होंडा, होंडा टाटा, ये जो कंपनीज है होंडा टाटा मारुति, ये जो स्मॉल कार का जो सेगमेंट है ना, स्मॉल कार सेगमेंट में बहुत ज़्यादा सप्लाई कौन से करते हैं, ये 4-5 कंपनियां मिलकर करती हैं। तो ये क्या हो गया, ओलिगोपोली का एग्जांपल हो गया। फ्यू फर्म्स हैं और इनके पास क्या शेयर है, मार्केट का लार्ज शेयर है, ठीक है। हमें ओलिगोपोली का मतलब समझ आ गया। अब हम अब आगे क्या डिस्कस करेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। देखो अभी हमने पढ़ा मार्केट में फ्यू सेलर होते हैं, या तो उनका प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है या डिफरेंशिएटेड होता है। फ्यू सेलर होते हैं और उनके अंदर म्यूचुअल डिपेंडेंसी की, एक दूसरे के डिसीजन से वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, और उन तो एक दूसरे का डिसीजन उनके लिए मैटर करता है। तो ये वाली सिचुएशन किसकी होती है, ओलिगोपोली की, ठीक है। इसकी करैक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो क्या होते हैं, फ्यू सेलर होते हैं और मैनी बायर होते हैं। हमने पढ़ा कि ओलिगोपोली के अंदर क्या होता है, बेचने वाले थोड़े हैं, खरीदने वाले ज़्यादा हैं। जैसे मैंने कार का एग्जांपल आपको दिया, फॉर एग्जांपल इन इंडिया कार कंपनी मारुति, होंडा, टाटा, ये जो कंपनियां हैं, जो स्मॉल कार सेगमेंट है उसका 90% क्या करती है, मार्केट में सप्लाई करती हैं। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर फ्यू सेलर है, बहुत ज़्यादा क्या है, बायर्स है। तो फर्स्ट फीचर्स आपको समझ आ गई। उसके बाद जो अगला फीचर है इसका, वो होता है कई बार होमोजीनियस प्रोडक्ट या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। ओलिगोपोली मार्केट के अंदर जो फर्म अपने प्रोडक्शन की सप्लाई करती हैं, इनका प्रोडक्शन या तो होमोजीनियस हो सकता है, एक जैसा हो सकता है, या फिर क्या होता है, उनमें डिफरेंशिएट होता है। अगर ओलिगोपोली इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन उनका होमोजीनियस होता है तो उसको कहते हैं प्योर ओलिगोपोली। जैसे इसका एग्जांपल है सीमेंट हो गया, स्टील हो गया। अगर उनके प्रोडक्शन में जो वो सप्लाई करते हैं, उनके प्रोडक्शन में डिफरेंशिएट हेट्रोजिनिटी मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर ओलिगोपोली। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, इसका एग्जांपल किसका है, इम्प्योर ओलिगोपोली। कार मार्केट क्या है, इम्प्योर ओलिगोपोली का एग्जांपल है। या क्या है कि कार के स्ट्रक्चर में, ब्रांड में वो चेंज कर देती है कंपनीज डिफरेंट और अपने प्रोडक्शन को बेचती हैं। अब क्या हो गया, एक ओलिगोपोली मार्केट में या तो प्रोडक्शन होमोजीनियस मिलेगा हमें, या फिर क्या मिलता है, हेट्रोजिनिटी जो है मिलती है। अगला पॉइंट जो है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी होती है कि एक दूसरे पर काफ़ी ज़्यादा वो है, निर्भर करते हैं। क्यों निर्भर करते हैं, ओलिगोपोली मार्केट में हमें पता है फ्यू सेलर हैं। जैसे मान लो किसी भी, मान लो कार का ही हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि स्मॉल कार सेगमेंट में 2 ही सेलर हैं, ए और बी। अब ए क्या करता है, अपनी कार का प्राइस गिरा देता है, तो बी ने देखा सारे कंज्यूमर कहाँ चले गए, ए के पास चले गए, ठीक है। तो बी भी कुछ टाइम के बाद यही वाला फॉर्मूला अपनाता है। फिर वो क्या देखता है कि बी ने जो ए देखता है कि बी ने क्या कर दिया, अपनी कार के प्राइसेस को कम कर दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा जो कंज्यूमर है कहाँ जा रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के डिसीजन पर पूरा नज़र रखते हैं, क्योंकि एक दूसरे का प्राइस डिसीजन और क्या ये क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में, जैसे कि ए फर्म कितना प्रोड्यूस कर रही है, बी कितना प्रोड्यूस कर रही है, और कल को फ्यूचर में इनका क्या डिसीजन रहेगा, एक दूसरे से बहुत प्रभावित होते हैं। तो एक दूसरे की जो एक्टिविटीज़ होती है, इनकी क्या होती है, उस पर नज़र होती है,
और इनका प्रोडक्शन डिसीजन हो या प्राइस डिसीजन हो, एक दूसरे के प्रोडक्शन और प्राइस डिसीजन से क्या होता है प्रभावित होता है। तो इनमें क्या होता है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी होती है। और क्यों म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी होती है? क्योंकि फर्म जो सप्लाई करेगी उस प्रोडक्शन का क्यों थोड़ी है। अगला जो पॉइंट होता है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि मार्केट जो इनके पास है, टोटल मार्केट, इनके पास जो है सेम शेयर नहीं है। ठीक है, ओलिगोपोली मार्केट के अंदर जो अगली फीचर आती है वो ये होती है कि साइज ऑफ फर्म जो है, जो मार्केट को वो कैप्चर कर रही है, उनके मान लो दो फर्म है, किसी के पास मार्केट का ज़्यादा हिस्सा है, किसी के पास मार्केट का बहुत कम हिस्सा होता है। ठीक है, जैसे द शेयर ऑफ मारुति एंड होंडा 86% क्या करते हैं, स्मॉल कार सेगमेंट की सप्लाई करते हैं। बाकी जो शेयर है वो टाटा के पास है, सीलियो के पास, कंपनी के पास है। तो इनके पास जो मार्केट का शेयर है स्मॉल कार सेगमेंट में बहुत थोड़ा है, और होंडा पे या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या है, उसके पास जो शेयर है होंडा के पास कितना है 86%। तो यहाँ पर क्या हुआ, लैक ऑफ क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी होगी। ठीक है, कि इनके पास जो मार्केट शेयर है उसमें क्या है, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, उसमें क्या होता है, उसका लैक होता है। अगला पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट। इनको क्या करना पड़ता है, फ्यू सेलर है और खरीदने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, इनको लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करना पड़ता है। क्योंकि इनका प्रोडक्शन कैसा होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी वाला प्रोडक्शन होता है, और प्राइस रिजिडिटी होती है इनके प्रोडक्शन में। प्राइस रिजिडिटी क्या होती है, मान लो ए फर्म है और बी फर्म है, अगर ए फर्म ने प्राइस गिराया तो बी फर्म प्राइस अपना जरूर गिराएगी प्रोडक्शन का, लेकिन अगर ए ने अपना प्राइस बढ़ाया तो बी फर्म ऐसा नहीं करेगी, वो अपने प्रोडक्शन के प्राइस को नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो अपने प्रोडक्शन के प्राइस को बढ़ा देगी तो कंज्यूमर जो है वो उसके पास ज़्यादा नहीं आएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइस रिजिडिटी होती है, इस वजह से भी इनको एडवर्टाइजमेंट पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट से ही क्या करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। फिर क्या होता है, एलिमेंट ऑफ मोनोपोली भी होता है। आपको पता है कि सबसे पहली बात कि किसी चीज़ को बेचने वाले फ्यू सेलर हैं। जब किसी चीज़ को बेचने वाले फ्यू सेलर होते हैं तो कई बार ये मोनोपोली की तरह एक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, उस फर्म में एक तरह से मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं उस प्रोडक्शन में। ये क्या करते हैं, अपने जैसे मान लो अपनी कंपनी उस प्रोडक्ट को जिसकी ये सप्लाई करते हैं उसका ब्रांड बनाते हैं ताकि कोई कॉपी ना करे। ठीक है, ब्रांड बना लेते हैं और उस ब्रांड को पेटेंट करा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कहीं ना कहीं एक मोनोपोली एलिमेंट इनके अंदर आ जाता है। पूरी तरह से मोनोपोली इनकी नहीं होती, लेकिन इनके अंदर मोनोपोली का एलिमेंट की एक अधिकार हो जाता है उस पेटेंट पे, उस कॉपीराइट पे। और फिर ये क्या करते हैं, इनके अंदर ओलिगोपोली के अंदर इनके प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, मोनोपोली एलिमेंट होता है। ठीक है, अपना ब्रांड बना लेंगे, फिर क्या करेगा, कोई जो दूसरी फर्म है वो इनका ब्रांड, इनका पेटेंट वगैरह कॉपी नहीं कर सकती, और ये प्रॉफिट क्या कर सकते हैं, फिर उस सिचुएशन में ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। तो ओलिगोपोली मार्केट के अंदर हमेशा क्या होता है, एलिमेंट होता है किसका, मोनोपोली पावर का। उसके बाद अभी हमने बात कर ली कि प्राइस रिजिडिटी होती क्या, ये तो हमने कर लिया कि जब एक फर्म अपने प्राइस को हटाएगी तो दूसरी भी वही एक्ट करती है। लेकिन अगर एक फर्म अपने प्राइस को बढ़ा रही है तो दूसरी फर्म अपने प्राइस को नहीं बढ़ाती, और इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, प्राइस रिजिडिटी कहते हैं। कीन कंपटीशन, कीन का मतलब होता है कि हाई लेवल कंपटीशन है इनके अंदर, क्योंकि फ्यू फर्म है, एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रही होती हैं, से बेचने वाले थोड़े हैं, खरीदने वाले ज़्यादा हैं, और ये एक दूसरे अपने, मान लो मैंने कहा था कि दो राइवल है, ए और बी फर्म है, तो एक दूसरे के प्राइस डिसीजन से भी और क्वांटिटी डिसीजन इनसे भी प्रभावित होती है। इनके अंदर इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है, और इनका प्रोडक्शन ज़्यादातर हेट्रोजीनिटी होती है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। ये एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती हैं, और एक ने क्या प्राइस डिसाइड किया, क्या आउटपुट डिसाइड किया, फिर उसको काउंटर करती हैं। तो इनका काउंटरिंग, जो एक दूसरे को काउंटर करना, ये भी चलता रहता है, जिसकी वजह से इनके अंदर कंपटीशन का जो हाई लेवल ऑफ कंपटीशन जो है देखने को हमें मिलता है। काउंटर भी करती रहती है एक दूसरे के डिसीजन को ये। तो इनमें क्या होता है, हाई लेवल ऑफ क्या होता है, कंपटीशन होता है। अनसर्टेनिटी भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि क्या होता है, हम अपना डिसीजन अपने मार्केट ऑब्जर्वेशन पे इतना फोकस नहीं करते, हम इस बात पे फोकस करते हैं कि हमारा जो राइवल फर्म है, जो कि हमारे साथ इस प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहा है, मार्केट के शेयर को लेता है, उसका क्या डिसीजन है, उसका क्या डिसीजन है,
उसको हम काफ़ी फोकस करते हैं। उसका प्राइस डिसीजन क्या है, उसका क्वांटिटी डिसीजन क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी जो है वो आ जाती है। तो इंटरडिपेंडेंसी होने की वजह से क्या होता है, ओलिगोपोली मार्केट के अंदर हम मार्केट में सही जो ऑब्जर्वेशन है वो नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अनसर्टेनिटी आ जाती है। अनसर्टेनिटी आ जाती है, तो अनसर्टेनिटी भी किसकी फीचर होती है, ओलिगोपोली मार्केट की होती है। कई बार ऐसा होता है कि ओलिगोपोली जो मार्केट होती है उसमें जो फर्म होती है उनका जो मोटिव होता है, मोटिव जो होता है ना, सिर्फ हमेशा प्रॉफिट कमाना नहीं होता ओलिगोपोली मार्केट में। कई बार इनका फर्म अंडर ओलिगोपोली मे नॉट ऑलवेज एंड मैक्सिमाइज इट प्रॉफिट, हमेशा वो अपने प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज नहीं करना चाहती, कई बार वो अपनी सेल को भी मैक्सिमाइज करना चाहती है, अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहती है, अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करना चाहती है। तो ये नहीं है कि सिर्फ ओलिगोपोली मार्केट में सिर्फ जो एक फर्म है या इंडस्ट्री है अपने प्रॉफिट के बारे में ही सोचती है, तो उसके अदर गोल्स भी क्या है, होते हैं, अदर गोल्स भी होते हैं उसके। और सम बैरियर्स टू एंट्री, ये क्या करती है ओलिगोपोली मार्केट के अंदर, मान लो कार इंडस्ट्री है, मारुति कंपनी ने बहुत ज़्यादा कार सेगमेंट में काफ़ी मार्केट शेयर को कैप्चर किया हुआ है। अब अगर कोई कल को नई फर्म मार्केट के अंदर आना चाहती है, वो आसानी से नहीं आ सकती, उसमें क्या करते हैं, ये बहुत बैरियर क्रिएट करते हैं। बैरियर किस तरीके से क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो जो पहली वाली जो पहले एग्जिस्टिंग फर्म है उसके पास पहले बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसे पता है किस प्रोडक्शन में कितनी जो कितनी एडवांटेज उसको मिल सकती है, तो उनके पास पेटेंट राइट करा लेते हैं ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इनपुट होते हैं उन पर ये अपना जो अधिकार है वो जमा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या है, कोई नई फर्म बहुत ईजिली जो है मार्केट में आ नहीं सकती, अगर आ भी जाती है तो वो ज़्यादा हिस्से को कैप्चर नहीं कर पाती। तो ये क्या करते हैं ओलिगोपोली मार्केट के अंदर, जो एग्जिस्टिंग फर्म होती है नई फर्म के एंट्री पर क्या क्रिएट करती है, बैरियर क्रिएट करती है, ठीक है। तो बैरियर क्रिएट करती है जिसकी वजह से वो एंट्री आसानी से नहीं कर सकती। बैरियर क्या करती है, लीगल बैरियर क्रिएट करने की कोशिश करती हैं। अब हमने सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है वो डिस्कस कर लिया। अब कि ओलिगोपोली को जो क्लासीफाई किया गया वो किस तरीके से किया गया उसको हम डिस्कस करते हैं। एक होता है ओपन ओलिगोपोली, एक होती है क्लोज ओलिगोपोली। ओपन ओलिगोपोली एक ऐसी सिचुएशन जब इंडस्ट्री के अंदर नई फर्म के एंट्री करने में कोई बैरियर ही नहीं है, कोई हम बैरियर क्रिएट ही नहीं करते। जैसे बैरियर हमने कहा था कि हम पेटेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इनपुट होते हैं प्रोडक्शन के उन पर कंट्रोल करके ले लेते हैं, लेकिन जब हम क्या है नई फर्म की एंट्री पर किसी तरह का कोई बैरियर क्रिएट नहीं करते तो उसको कहते हैं ओपन ओलिगोपोली। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब हम एक नई फर्म की एंट्री पर क्या करते हैं, बैरियर क्रिएट करते हैं, किस तरीके का, पेटेंट राइट, लीगल, इंपॉर्टेंट इनपुट कंट्रोल, तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं हम, क्लोज ओलिगोपोली। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है कि हमारी ओलिगोपोली क्लोज है या ओपन है। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि परफेक्ट ओलिगोपोली है या इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। परफेक्ट ओलिगोपोली क्या होता है, अगर हमारा प्रोडक्शन कैसा है, होमोजीनियस प्रोडक्शन है जो हम बेच रहे हैं, तो वो कौन सी ओलिगोपोली होती है, प्योर ओलिगोपोली होती है। अगर हमारा जो प्रोडक्शन जो हम मार्केट के अंदर बेच रहे हैं वो दूसरी जो हमारी राइवल फर्म है उससे क्या है, डिफरेंशिएटेड है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली कहते हैं। तो दूसरी क्लासिफिकेशन हमारी इस बेस पे हो गई कि हमारा जो क्लासिफिकेशन है कि वो परफेक्ट ओलिगोपोली है या इम्परफेक्ट ओलिगोपोली है। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो इस बेस पे है कि हमारी जो ओलिगोपोली है वो पार्शियल है या फुल है। पार्शियल किसको कहते हैं, मार्केट के अंदर जो ये राइवल फर्म क्या करती हैं, ये कोल्यूजन बना लेती हैं, और डोमिनेट फर्म जो होती है ना मार्केट के अंदर, मार्केट की एक डोमिनेंट फर्म होती है। डोमिनेंट फर्म को क्या, डोमिनेंट फर्म किसे कहते हैं, जिसके पास मार्केट का काफ़ी शेयर होता है, और वो क्या करती है, आउटपुट और प्राइस का डिसीजन डिसाइड करती है कि क्या प्राइस होगा, क्या आउटपुट बेचना है। तो जो राइवल फर्म है उसी को क्या करती है, उसी डिसीजन को एक्सेप्ट करती हैं। तो पार्शियल ओलिगोपोली में एक ऐसी सिचुएशन जहां पर डोमिनेंट फर्म होती है जिसको हम प्राइस लीडर भी बोलते हैं, और वही प्राइस फिक्स करती है, जो अदर फर्म होती है वो क्या करती है, सिर्फ उसकी राइवल फर्म फॉलो करती है उसको। और फुल ओलिगोपोली में जब हम किसी के डिसीजन को नहीं मानते और ना हम किसी को अपना प्राइस लीडर बनाते हैं, तो कोई डोमिनेंट फर्म नहीं होती, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, फुल ओलिगोपोली बोलते हैं,
ठीक है। क्लासिफिकेशन हमने किस बेस पर की कि फुल है या पार्शियल ओलिगोपोली है। जो लास्ट क्लासिफिकेशन है वो हमने इस बेस पर की कि कोल्यूसिव ओलिगोपोली और नॉन कोल्यूसिव। कई बार क्या होता है, जो ये ओलिगोपोली मार्केट में कंपटीशन आपको पता है बहुत ज़्यादा होता है, तो ये कंपटीशन से बचने के लिए जो ये फर्म होती हैं, फ्यू फर्म होती हैं, ये आपस में कोल्यूजन कर लेती हैं और फिर ये क्या करती हैं, इंडस्ट्री के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती हैं, अपना इंडस्ट्री प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है, एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन नहीं करती। ठीक है। इन विच फर्म कोऑपरेट करती हैं, एक दूसरे के प्राइस और आउटपुट डिसीजन को मानती हैं और वो कोऑपरेट करती है और अपने इंडस्ट्री प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती हैं। अगर वो ऐसा करती है तो उसको कोल्यूसिव ओलिगोपोली बोलेंगे। अगर फर्म किसी तरह का कोई कोल्यूजन नहीं करती और उनके अंदर इंटरडिपेंडेंसी नहीं है, वो अपने डिसीजन प्राइस का, आउटपुट का खुद लेती हैं और दूसरे के डिसीजन से ज़्यादा प्रभावित नहीं होती, उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, नॉन कोल्यूजन ओलिगोपोली, कि उन्होंने किसी तरह का कोऑपरेट नहीं किया है। तो यहाँ पे आज हमने कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, ओलिगोपोली मार्केट क्या होती है, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, हमने अच्छे डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।